गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। काफी कम बच्चे हैं लाइव, कोई बात नहीं, ये मैंने बोला है कि पूरा पढ़ाया जाएगा चूंकि यूपीएसआई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी ये क्लास चल रही है। थियरी पूरी पढ़ लीजिए, फिर जो आपके क्वेश्चन वाली शीट होगी यूपीएसआई की अलग होगी और एसएससी वालों की अलग होगी, सॉल्व कराया जाएगा, फिर ऐप पे ही चलेगी क्लास आपकी। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। हमने कल कहां तक आपको सब समझा दिया था? समांतर चतुर्भुज समझा दिया है, फिर उसके बाद समचतुर्भुज भी समझा दिया है। ये बड़ा भी नहीं किया उसमें, और टुकड़ों में आ गया है क्या? समचतुर्भुज में समझा रहा था, चलिए देख लीजिएगा, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। बाबू सब बंद है, एसी वेसी सब बंद है, चालू करिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, समचतुर्भुज की हम बात करने जा रहे हैं, हर एक बच्चा देखेगा। बच्चों, ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर नहीं जुड़ी होती हैं। अगर कोण पर जुड़ जाए 90 डिग्री के तो वो वर्ग हो जाएगा, क्योंकि भुजाएं तो सब बराबर हैं ही। विकर्ण इसके बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। इतनी प्रॉपर्टी हम पहले फिगर के माध्यम से देख लें। रुक जाइए एक मिनट। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो बनाता हूं बच्चों, फिगर देखिएगा। ये एक समचतुर्भुज है, या अगर ऐसे बनाना हो तो ये भी क्या है, एक समचतुर्भुज है। दोनों एक ही फिगर है, बस हमने ये क्या किया, इसको टेढ़ा करके बनाया। बर्फी टाइप का दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए, चारों भुजाएं इसकी बराबर है और आमने सामने वाली भुजाएं क्या है, समांतर है। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। भुजाएं साफ दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री के कोण पर नहीं जुड़ी हुई हैं। विकर्ण इसके बराबर नहीं होते। देखिए, ये एक डायगोनल है, एक डायगोनल ये है, ये आपके बराबर नहीं होते हैं। आपको ध्यान देना है, डायगोनल इक्वल नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते। हां, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिए। मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ये इसके बराबर नहीं बोला जाएगा, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी क्लियर हुई। और सुनिएगा, जैसे वर्ग के विकर्ण शीर्ष कोण को 45-45 में बांटते हैं, उसी तरह से यहां भी जो विकर्ण होंगे इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे। अगर ये पूरा कोण आप ध्यान से देखिएगा 100 डिग्री का है, ये पूरा कोण अगर 100 डिग्री का है तो ये 50 और 50 में बटेगा। ये पूरा कोण अगर 80 डिग्री का है तो ये 40 और ये 40 में बटेगा। यानी कि जो विकर्ण होगा शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। ध्यान दीजिएगा, विकर्ण शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। क्लियर हो रहा है? आ रही है बात समझ में? चलिए देखिए, अब विकर्णों के काटने से दिखाई दे रहा है 4 समकोण त्रिभुज बनेंगे और ये चारों के चारों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ये चारों के चारों क्या है, त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और चूंकि सर्वांग सम है तो अपने आप इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। प्रॉपर्टी समझिएगा। क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से, यहां समचतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर आप मिलाते हैं, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, तो बच्चों क्या बनता है, एक क्या बनता है ये देखिए। अगर ये आपका ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तो पी क्यू आर एस निश्चित रूप से एक आयत बनेगा। क्या बनेगा, आयत बनेगा। अगर समचतुर्भुज की भुजाओं के, बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक आयत बनेगा। और आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, तो समचतुर्भुज बनता है। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली क्लियर होनी चाहिए। देखिए, यही आप ऑफलाइन में होते तो हम एक एक बच्चे को उठा उठा के पूछ लेते, तो एक डर बना होता आपके दिमाग में और चीजें जल्दी जल्दी आप तैयार करते हैं।
लेकिन यहां पर मन ही नहीं लग रहा होगा आपका ज्योमेट्री पढ़ने का, क्योंकि टॉपिक आपके लिए बहुत सारे बच्चे जो मैथ से हमेशा भागते हैं, ऑनलाइन में भी मैथ इस क्लास से भाग रहे हैं बच्चे, तो उनको कहां ज्योमेट्री आ पाएगी। ऑफलाइन में तो पकड़ पकड़ के पढ़ाना पड़ता है, क्या होता है अंतः केंद्र, क्या होता है परिकेंद्र, पूछना होता है बार बार, फिर भी बच्चे नहीं बता पाते तो ज्यादा कड़ाई करनी पड़ती है, बार बार पूछना पड़ता है, तो एक समय ऐसा आता है कि चीजें तैयार हो जाती हैं। ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो पाता, तो कि ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, टू वे नहीं हो रहा है। वन में केवल मैं चिल्ला रहा हूं, मैं आपका फीडबैक नहीं ले पा रहा हूं, आप भाई जो झूठ सच लिखेंगे इसमें वही हम समझेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, तो हमारा समचतुर्भुज ये क्लियर हो गया। एक बात और ध्यान देना है, आपने देखा कि ये विकर्ण ही इसका क्या है, कोणर्धक भी है, तो कोणर्धक एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, यहां कोणर्धक एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जैसे वर्ग में, तो यहां किसी भी चतुर्भुज का निर्माण नहीं होगा। आ गई बात समझ में, किसी भी चतुर्भुज का निर्माण नहीं होना है। आइए चलिए देखिए, ये सब प्रॉपर्टी आपकी है समचतुर्भुज की। और देखिए अभी तक जितने भी हमने आपको चतुर्भुज बताए हैं, आयत, वर्ग, सुन लीजिएगा ये सब पॉइंट आप, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये जितना भी हमने बताया है क्वाड्रिलेटरल, आपको सबके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चतुर्भुज का नहीं, केवल चतुर्भुज मैंने जो बोला था उसका नहीं, आयत का, वर्ग का, आपका समांतर चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का जो आमने सामने का कोण रहेगा, जैसे ये कोण 100 है तो ये भी कोण क्या होगा, 100 होगा। ये 80 है तो ये भी क्या होगा, 80 होगा। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सब में ऐसा होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए काइट के पहले तो समलंब चतुर्भुज, काइट आ गया। चलिए देखिए, काइट में भाषा कम लिखी गई है, लेकिन आपको समझना है काइट होता क्या है। देखिए बच्चों, काइट 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति काइट कहलाती है, और भुजाओं की स्थिति क्या होती है, जुड़ी हुई जो भुजाएं होंगी उसके 2 पेयर बनेंगे, और वो पेयर में जो भी साइड है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। बना के दिखाता हूं मैं, देखिए ये है काइट, हर एक बच्चा देखे, ये सामने काइट बना हुआ है, ये 2 भुजाएं आपकी जुड़ी हुई हैं, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। फिगर बना लीजिएगा अच्छे से, ये 2 भुजाएं जुड़ी हुई हैं, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपस में पैरेलल नहीं होता, ये साइड पैरेलल नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, ये इसके पैरेलल नहीं होगा, ये इसके पैरेलल नहीं होगा, समझिएगा, ये इसके पैरेलल नहीं है, ये इसके पैरेलल नहीं है, तो आमने सामने वाली साइड पैरेलल नहीं होती और इक्वल भी नहीं होती, सही है। एडजेसेंट साइड क्या होती है, इक्वल, ये एडजेसेंट साइड हो गई, ये वाली एडजेसेंट साइड हो गई, ये भी एडजेसेंट है लेकिन ये अनइक्वल है। तो इधर से फिगर के माध्यम से आपको क्लियर हो रहा है, इसलिए भाषा कम लिखी गई है। भाषा कम है इसमें, मतलब लिखना कम है, समझना ज्यादा है काइट को, नहीं तो लिखवा भी देंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो फिगर के माध्यम से इसको आपको दिमाग में सेट करना है। तो इसकी प्रॉपर्टी पे भी आपके एसएससी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से देखिएगा। ये और ये आपके बराबर होंगे, ये और ये आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बात आती है विकर्ण की, ध्यान से देखिए, और सुनिए, और क्या बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये और ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। साइड में ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ध्यान देना है। अब इसका मैं विकर्ण खींचने जा रहा हूं, देखिए ये एक डायगोनल हो गया, ये सबसे लंबा डायगोनल है, और ये छोटा डायगोनल है, ध्यान से देखिएगा। 2 डायगोनल होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, 90 डिग्री पर काटेंगे, समद्विभाजित नहीं करेंगे, सुनिएगा, 90 डिग्री पर काटेंगे, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90, ये 90 और ये 90। लेकिन ये वाला जो विकर्ण होगा ये क्या हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा। ये वाला जो विकर्ण है वो क्या हो रहा है, समद्विभाजित हो रहा है, मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपका बराबर हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से इसमें 4 आपके समकोण त्रिभुज बने हैं, हर एक बच्चा ध्यान देगा, 4 समकोण त्रिभुज बने हैं। और सुनिए ध्यान से देखिएगा, ये 2 समकोण त्रिभुज आपके सर्वांगसम, और इधर से 2 समकोण त्रिभुज आपके क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और क्लियर हो गया सबको, आ रही बात समझ में, ये दोनों सर्वांगसम, ये दोनों भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग मुझे, क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब देखिए ये वाला जो विकर्ण है इसका विशेष काम क्या है, इसका विशेष काम क्या है, ध्यान से देखिएगा। शीर्ष कोण को 2 बराबर भागों में बांटना,
शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटना। ये कोण जितने भी डिग्री का है, अगर ये 100 डिग्री का है तो ये आपका 50-50 में बटेगा। और ये अगर ये भी ध्यान से सुनिएगा, ये अगर आपका 130 डिग्री का है तो मेरे बच्चों ये 65 और 65 में बटेगा इस विकर्ण से। छोटा वाला विकर्ण नहीं बांटता, छोटा वाला शीर्ष कोण को दो बराबर भाग में नहीं बांटता, ये बड़ा वाला ही बांटता है। तो फिगर के माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो गई। कोई डाउट फिर से एक बार देख लीजिए अच्छे से। फिगर मैं फिर से बना दे रहा हूं। ये आपका काइट है, ये काइट है। ध्यान से देखिए, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। ध्यान से देखिए, ये कोण इसके बराबर होता है। ध्यान से देखिए, ये कोण इसके बराबर होता है। उसके बाद ये एक इसका डायगोनल है सबसे लंबा वाला, ये एक इसका डायगोनल है छोटा वाला। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। हर एक बच्चा देखे, सॉरी गलत बोल दिया, समद्विभाजित नहीं करेंगे, ये समद्विभाजित होगा, ये वाला, ये केवल समद्विभाजित होगा, ये नहीं होगा। 90 डिग्री पर केवल छोटा वाला विकर्ण समद्विभाजित होगा। तो दोनों के लिए समद्विभाजन वर्ड प्रयोग नहीं कर सकते, ये टंग ऑफ स्लिप है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग है, सॉरी। क्लियर है? चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों बराबर होंगे, ये नहीं बराबर। ये टुकड़ा बराबर नहीं होगा, लेकिन ये और ये बराबर होगा। 90 डिग्री पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये बोला जाएगा, बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट। हाँ, लेकिन ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट हो जाएगा, छोटा वाला। सही है। एक खास बात ध्यान से देखिए, जो ये लंबा वाला जो आपका विकर्ण है, शीर्ष कोण को क्या करेगा, दो बराबर भाग में बांटेगा। लंबा वाला विकर्ण शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। मान लिया ये 100 डिग्री है तो ये 50 और 50 में बटेगा। ये पूरा 130 डिग्री है तो ये आपका 65 और 65 में बटेगा। ये इतनी प्रॉपर्टी है काइट की, ये काइट की प्रॉपर्टी है। सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो हमसे बताइए। काइट की प्रॉपर्टी में और कोई डाउट है तो बताइए। अगर यहां 90 डिग्री का कोण हो गया ना तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। अगर ये 90 डिग्री का कोण हो गया, यहां अगर आ गया, अगर कहीं दिया हुआ है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए, काइट के बाद हम बात करेंगे समलंब चतुर्भुज की, ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड। ध्यान से देखिए, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड क्या है ये, देखिए ध्यान से। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो, उसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। देखिए फिगर बनाते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, और ये नॉन पैरेलल है, तो यही बच्चों ट्रेपेजियम है। डायगोनल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसमें, डायगोनल खींचे जरूर जाएंगे दो, लेकिन कोई विशेष प्रॉपर्टी यहां नहीं है समलंब चतुर्भुज में। आ गई बात समझ में? बस एक सिंपल सी बात कि कोई चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाएगा जब उसमें दो भुजाएं समांतर हो और दो असमांतर हो। अवश्य दो क्या हो, असमांतर हो। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर इसकी भुजाओं, ये जरूर बोला जा सकता है, अगर इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। वो तो हम जानते ही हैं कि कोई भी चतुर्भुज हो उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा ही, तो पैरेललोग्राम बनेगा ही बनेगा। आ गई बात समझ में? अब इसके बाद आ जाइए समलंब चतुर्भुज के बाद अगला पॉइंट है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई समलंब चतुर्भुज है, ये इसके पैरेलल है, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर वो इक्वल हो गई बच्चों, ध्यान से देखिएगा, नॉन पैरेलल यानी कि असमांतर, ये समांतर भुजाएं हो गई और ये असमांतर भुजाएं हो गई। अगर असमांतर भुजाएं आपकी बराबर हो गई, ध्यान से देखिएगा, तो ये कहलाएगा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। क्या कहलाएगा? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, ये कहलाएगा। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है? फिर से सुनिएगा, कोई समलंब चतुर्भुज है, ये आपकी भुजा इसके पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं। कैसी साइड है? नॉन पैरेलल साइड्स। ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, असमांतर भुजाएं। अगर मेरे बच्चों ये बराबर हो गई तो इस समलंब चतुर्भुज को बोलेंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज।
आइसोसेलिस ट्रेपेजियम बोलेंगे, आइसोसेलिस ट्रेपेजियम बोलेंगे। देखिए इंग्लिश जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल का सीन क्या हो गया एग्जाम में कि हिंदी में समलम ना लिख के उसको लिख देता है एक ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम आप नहीं जानेंगे समलम चतुर्भुज को कहते हैं, तो वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। सम चतुर्भुज ना लिख के उसको लिख देगा इंग्लिश में रोम्बस, मतलब हिंदी ना लिख के इंग्लिश नाम ही यूज कर लेगा। एक रोम्बस की साइड्स इतनी 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 है और विकर्ण डायगोनल इतने इतने हैं। तो इस तरह से अगर कोई भाषा अगर आ गई आपके सामने तो इंग्लिश नहीं जानते रहेंगे तो बहुत बुरा फील होगा कि ये क्या होता है, उसी में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, ये हो गया आपका समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। क्लियर हो रहा है? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, कोई डाउट तो नहीं है? तो इसमें भी बच्चों ध्यान से देखिए, यहां जो दो डायगोनल खींचे जाएंगे ये दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। सही है? ये दोनों के दोनों क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। कोई डाउट? क्लियर है कि नहीं? बोल दीजिए आप लोग। ये दोनों के दोनों विकर्ण क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज जो होता है वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ये भी सवाल पूछा गया है, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बार बार चक्रीय चतुर्भुज की बात आ रही है। कल भी मैंने बताया था, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो निश्चित रूप से उसके शीर्ष वृत्त की परिधि पर आते हैं। अगर कोई चतुर्भुज चक्रीय है तो उस चतुर्भुज के शीर्ष किस पर आएंगे? वृत्त की परिधि पर आएंगे। जैसे ये चक्रीय है तो निश्चित रूप से बच्चों क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। किस पे आएंगे बताइए? इसके शीर्ष वृत्त की परिधि पर आ रहा है, तो हमेशा ऐसा होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब आ जाइए, वृत्त की बात करेंगे हम। सर्कल, नया पॉइंट आपका शुरू हो रहा है। ध्यान से देखिए, सर्कल क्या होता है? वृत्त बच्चों, बचपन से आप इस तरीके से वृत्त खींचते आ रहे हैं और आप जानते हैं कि ये बीच वाला बिंदु इस वृत्त का क्या होता है? केंद्र होता है। तो टेक्निकली इसकी परिभाषा कैसे दी जाएगी? किसी समतल पर एक नियत बिंदु, यानी कि ये वाला बिंदु, एक नियत बिंदु से किसी दिए गए नियत दूरी, यानी कि ये दूरी हो गई, ये दूरी हो गई, ये दूरी हो गई, नियत दूरी, नियत दूरी, नियत दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर, ये सब बिंदु है, ये सब बिंदु है, ये सब बिंदु है, नियत दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति वृत्त कहलाती है। अब इन बिंदुओं को मिला देंगे तो इस तरीके से क्या बनेगा बच्चों? बताइए, एक वृत्त बनेगा। समतल में कोई बिंदु दिया गया है और उस बिंदु से नियत दूरी पर कई सारे और बिंदु हैं। ये जैसे एक बिंदु दिया है, इस बिंदु से नियत दूरी पर ये कई सारे बिंदु हैं। इन बिंदुओं को मिला देंगे तो क्या बनेगा बच्चों? एक वृत्त का निर्माण होगा। ये सर्कल, यही वृत्त है। बच्चों देखिए, वो नियत बिंदु क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र, सेंटर ऑफ द सर्कल। और सुनिए, और नियत दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या, ये सब आपको पता होगा, रेडियस इंग्लिश में कहते हैं आर। समझ में आ रहा है? हर एक बच्चे को क्लियर हो गया? तो ये वृत्त की बात हो गई। और त्रिज्या का जो दुगना होता है, ये पूरा, ये पूरा, ये क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल होता है। समझ में आया? इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री, इसको कहते हैं वृत्त की परिधि। बाउंड्री मतलब ये पर, ये बाउंड्री, इसमें भुजा नहीं होती, ये कर्व होता है। ध्यान से देखिए, ये जो बाउंड्री है इसको कहते हैं वृत्त की परिधि। तो त्रिज्या भी पता चल गया, व्यास भी पता चल गया, डायमीटर, और बाउंड्री यानी कि परिधि, सरकमफ्रेंस इंग्लिश में इसको बोलते हैं, वो भी पता चल गया। और बच्चों वृत्त का केंद्र तो आपको क्लियर ही है, बीचों बीच जो बिंदु है वही वृत्त का क्या है? केंद्र है। चलिए आइए देखिए, अगला है पॉइंट आपका चाप कर्ण या जीवा। चाप कर्ण या जीवा, कॉर्ड इंग्लिश में इसको कहते हैं। ये क्या होता है बच्चों? देखिए, जैसे ये वृत्त आपने खींच दिया, वृत्त की ये पूरी परिधि है, वृत्त की परिधि पर ये दो बिंदु हैं ए और बी। ध्यान से देखिएगा, ए और बी, वृत्त की परिधि पर ये दो बिंदु ए और बी हैं। तो सुनिए, ए बी को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। मान लिया ये ए एक्स बी क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा, चाप है। सही है? और ये y है
तो ए वाई बी भी क्या है, आपका एक चाप है। तो इसका नाम है लघु चाप, छोटा वाला चाप, इसका नाम है दीर्घ चाप। देखिए ये जो है छोटा सा चाप है, लघु चाप इसको कहते हैं, और ये जो हमारा है ये बड़ा सा चाप है, यानी कि दीर्घ चाप है। लघु चाप की इंग्लिश होगी माइनर आर्क, ध्यान से देखिए, माइनर आर्क, और दीर्घ चाप की इंग्लिश होगी मेजर आर्क। तो ये एक वृत्त था, वृत्त की परिधि पर ये दो बिंदु हमने ले लिया, यहां भी और भी बिंदु ले लिया, एक्स नाम रख दिया, यहां वाई रख दिया। तो ए एक्स बी हमारा जो होगा, ये इस तरह से जो कर्व दिखाई दे रहा है, वक्र दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा, वृत्त का चाप होगा, वृत्त का चाप होगा। चाप दो टाइप के, ध्यान से देखिए, ये छोटा चाप है तो इसको लघु चाप बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। ये आपका बड़ा चाप है तो इसको दीर्घ चाप यानी कि मेजर आर्क बोलेंगे। सुनिएगा, क्लियर हो गया? तो चाप वाली चीज समझ में आ गई, आर्क, ए आर सी, इंग्लिश में इसको आर्क कहते हैं। अब देखिए चाप, कर्ण या जीवा क्या होती है? तो बच्चों वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो इस चाप का यही क्या है, कर्ण है, तो इसको चाप कर्ण भी बोलते हैं। ये चाप ए एक्स बी हो गया, इसका ये कर्ण हो गया, तो ये चाप कर्ण हो गया। या ए वाई बी के लिए भी कर्ण हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, नाम देंगे चाप कर्ण। या जो सबसे ज्यादा फेमस नाम है वो जीवा है, तो जीवा यानी कि कॉर्ड इंग्लिश में कहते हैं। तो ए भी आपकी यहां पर कॉर्ड है, ए भी क्या है, आपकी कॉर्ड है। तो एक सवाल बनता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? एक सवाल आपका बनता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? ध्यान से देखिएगा। तो मेरे बच्चों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, ए डैश बी डैश। ध्यान से देखिए, वृत्त की यह सबसे बड़ी जीवा हमने दिखाया, इससे बड़ी जीवा नहीं हो सकती, इससे बड़ी डिस्टेंस वृत्त में नहीं हो सकती। ध्यान से देखिएगा, ए बी सबसे बड़ी डिस्टेंस होगी। सुनिएगा, ये सेंटर है, सेंटर से अगर कोई रेखा जा रही है तो वो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी वृत्त की। आया समझ में? अगर कोई रेखा वृत्त के केंद्र से गुजर रही है और परिधि तक जाके काट रही है तो निश्चित रूप से वो क्या है, वृत्त का व्यास है। तो बच्चों ये जीवा भी तो हो गई भाई, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है ही आपकी ए डैश बी डैश, तो ये जीवा भी हो गई, और ये सेंटर से जा रही है इसलिए व्यास भी हो गई। तो बच्चों वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का व्यास होती है, इससे बड़ी कोई जीवा नहीं होगी। अब आप जितना सेंटर से दूर हटते हैं वैल्यू उतनी छोटी होती जाती है, जितना दूर रहेंगे उतनी छोटी जीवा मिलेगी, सेंटर के जितना करीब रहेंगे जीवा उतनी बड़ी मिलेगी। आई बात समझ में? डिस्टेंस भी देख लीजिए, फैलाव है इस तरीके से, लगातार ये छोटा होता जाएगा और सबसे बड़ा यहां होगा वृत्त के केंद्र से जो जीवा जाएगी, अर्थात जो वृत्त का व्यास होगी वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलिए देखिए, संकेंद्रीय वृत्त, वृत्त का चाप, अच्छा संकेंद्रीय चाप आगे दिया गया, चाप मैंने पहले ही आपको बता दिया। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त। बच्चों अगर वृत्त, कई सारे वृत्त हैं उनका सेंटर एक ही है तो उनको कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दिखाता हूं फिगर बना के, देखिए एक सर्कल है, इसका सेंटर यही है, दूसरा सर्कल है, दूसरा सर्कल है, उसका भी सेंटर यही है, ये तीसरा सर्कल है, इसका भी सेंटर क्या है, यही है। सबका सेंटर बच्चों ये ओ है। तो ये तीनों वृत्तों के केंद्र एक ही है, तो इनको कहेंगे संकेंद्रीय, संकेंद्रीय वृत्त यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आ गया? अब देखिए मैंने ये चीज समझा रखा है, वृत्त का चाप अभी अभी मैंने समझाया आपको, अभी समझा दिया है वृत्त का चाप। आर्क ऑफ अ सर्कल अभी अभी समझाया है। देखिएगा ये क्या है आपका, ए बी अगर ले लिया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ए एक्स बी क्या है, ए एक्स बी। देखिए कहीं चाप लिखना हो तो इसके ऊपर इस तरह से चाप बना देना चाहिए। ए एक्स बी छोटा चाप है और ए वाई बी क्या है बच्चों, इस वृत्त का बड़ा चाप है, यानी कि ये माइनर आर्क हो गया और ये मेजर आर्क हो गया। अभी अभी मैंने डिस्कस किया है तो दोबारा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आइए, वृत्तखंड किसको कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। यह वृत्त है बच्चों, और जीवा द्वारा कटा हुआ खंड क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। ध्यान से देखिए चित्र में ये जो रेड वाला पार्ट है ये भी वृत्तखंड है। और बच्चों आपका
ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या है? वृत्तखंड है। कितने वृत्तखंड दिखाई दे रहे हैं बताइएगा? कितने वृत्तखंड दिख रहे हैं आपको बताइए? 2 वृत्तखंड, एक नीचे और एक ऊपर। तो बच्चों एक जो रेड वाला, प्योर रेड वाला है, प्योर रेड वाला, ये क्या है आपका बताइए? ये एक छोटा वृत्तखंड है। ये छोटा वृत्तखंड है, इसको कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। मेजर वाला तो ऊपर है, ये माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है। ये माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है। और मेरे बच्चों ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। ये बड़ा है ना ये, तो ये मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है। सही है, वृत्तखंड क्लियर हो गया? आ रही है बात समझ में? कोई डाउट हो तो आप हमको बताइएगा। क्लियर है ना ये सारी चीजें? तो वृत्तखंड भी क्लियर हो गया। 2 टाइप के वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। छोटा वाला छोटा वृत्तखंड, बड़ा वाला बड़ा वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? जीवा द्वारा कटा हुआ खंड। आपका वृत्त में जीवा द्वारा कटा हुआ खंड वृत्तखंड हो गया। जीवा द्वारा यानी कि कॉर्ड से जो आपका पार्ट सेपरेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहलाएगा। क्लियर हो गया? आ रही बात समझ में? ये माइनर है और ये मेजर है। आइए त्रिज्यखंड की बात कर लें। बच्चों ध्यान से देखिए, ये वृत्त है आपका, तो 2 त्रिज्याओं, ध्यान से देखिएगा, 2 त्रिज्याओं और चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा बताइए? त्रिज्यखंड कहलाएगा। इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। 2 सेक्टर हैं, ध्यान दीजिएगा, सेक्टर 2 हैं इसमें। एक ये सेक्टर है व्हाइट वाला, 2 सेक्टर हैं, ध्यान से देखिए। ये बड़ा सेक्टर है व्हाइट वाला और ये क्या है? छोटा सेक्टर है। सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड। तो मैंने क्या बोला? 2 त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा वो आपका कहलाएगा त्रिज्यखंड। 2 त्रिज्यखंड अलग अलग करके मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला त्रिज्यखंड हो गया, समझ में आ रहा है? और एक ये वाला त्रिज्यखंड है। 2 त्रिज्यखंड है, ध्यान दीजिए, 2 त्रिज्यखंड है। ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है और वो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है। क्लियर है? तो त्रिज्यखंड वाली बात भी क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं? ये एक त्रिज्यखंड छोटा वाला त्रिज्या द्वारा कटा हुआ खंड त्रिज्यखंड हो गया, और वो भी त्रिज्या द्वारा कटा हुआ खंड है, लेकिन ये बड़ा खंड है। तो ये छोटा माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है। सही है? वो सेगमेंट था और ये सेक्टर है, याद रखिएगा। आइए, वृत्त की छेदक रेखा, सेकेंड ऑफ अ सर्कल क्या होता है? ध्यान दीजिए, वृत्त की छेदक रेखा, सेकेंड ऑफ अ सर्कल क्या होता है? देखिए, इतनी छोटी छोटी बातें आपको बताई जा रही हैं। कोई ये वृत्त है, अगर कोई रेखा इसको काटती हुई निकल गई बच्चों, तो ये क्या कहलाएगी? सेकंड कहलाएगी। वृत्त को काटती हुई रेखा कोई निकल गई तो ये क्या कहलाएगी? वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी, सेकंड ऑफ अ सर्कल कहलाएगी। कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे आइए। केंद्र रेखा देखिए, सब ये सब ध्यान देना है आपको। केंद्र रेखा, सेंटर लाइन ऑफ द सर्कल, ये क्या होता है बच्चों? 2 वृत्त हैं, इनके सेंटर ध्यान से देखिएगा, ए है और ये बी है। तो केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा होती है वही क्या होती है? केंद्र रेखा होती है। सेंटर लाइन ऑफ अ सर्कल, सॉरी, सेंटर लाइन ऑफ सर्कल्स क्या होगा बच्चों? केंद्रों को मिलाने वाली, नाम से यह स्पष्ट है, केंद्र रेखा। केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? केंद्र रेखा कहलाएगी। हर एक एक चीजें क्लियर रखिएगा। आलोक कह रहे हैं 2 रेडियस एंड आर्क के बीच का पार्ट। हाँ, यस, माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल में, ठीक है, सही है। 2 पॉइंट्स पर कट करना जरूरी है। कौन सा पॉइंट भाई? सेक्टर के लिए पूछ रहे हैं? हाँ, सेक्टर के लिए 2 बिंदुओं पर कट करना जरूरी है। आ गई बात समझ में? सेक्टर, सॉरी सेक्टर नहीं, सेकंड के लिए, सेकंड के लिए 2 पॉइंट पर कट करना जरूरी है छेदक रेखा के लिए। आ गई बात समझ में? छेदक रेखा के लिए 2 पॉइंट पर कट करना जरूरी है। सही है? चलिए आइए देखिए, ये नहीं, केवल इतना नहीं, केवल इतना नहीं, 2 पॉइंट पे कट होना चाहिए, आगे तक जाए। ये छेदक रेखा है। सही है? ये छेदक रेखा हो गई। आइए देखिए, उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कॉर्ड, ध्यान से देखिएगा हर एक बच्चा। जीवा तो समझ गए हैं,
अब उभयनिष्ठ जीवा क्या होगी? तो पक्का ये दो वृत्तों के अंदर की बात है। एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया। ये दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बताइए? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो कॉर्ड है आपका ध्यान से देखिएगा, ये जो कॉर्ड है ये दोनों वृत्तों के लिए क्या हो गया? कॉमन कॉर्ड हो गया। ए भी इस व्हाइट वाले सर्कल का भी आपका कॉर्ड है यानी कि जीवा है, और ये रेड वाले सर्कल का भी ए भी क्या है? कॉर्ड है। तो ए भी क्या हो गया? कॉमन कॉर्ड हो गया। एक ही रेखा के माध्यम से, एक ही रेखा के माध्यम से आपने दिखा दिया कॉमन कॉर्ड इसका। भाई कॉमन है तो एक ही रेखा होगी ना, बताइए। दोनों वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये ए भी उसकी क्या हो गई? उभयनिष्ठ जीवा हो गई। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। आइए अब देखिएगा सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू सर्कल आ गया आपका, जिम्मेदारी से देखिए। हर एक बच्चा देखेगा। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ध्यान से देखिएगा। वृत्त के किसी चाप द्वारा, ये मुझे लगता है कि यही वो प्रॉपर्टी है जो हर एक बच्चा बचपन से जानता है और आज तक नहीं भूला होगा। वो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग या शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। फिगर बनाऊंगा तो तुरंत बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा देखे। ये चाप ए बी हो गया, तो जब चाप ए बी आपने उठा लिया है तो अब जो बचेगा वो क्या होगा? आपका शेष भाग होगा या शेष परिधि होगी। ये सेंटर हो गया आपका ओ, तो इसी ए बी द्वारा शेष भाग पर कोण बना लीजिए। तो मेरे बच्चों यहां कोण थीटा है तो यहां कोण क्या होगा? 2 थीटा होगा। ये स्टेटमेंट है। फिर से मैं बोल दूं, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग या शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। मेरे बच्चों अगर यहां 15 डिग्री का कोण तो यहां 30 डिग्री का कोण आएगा, यहां 70 डिग्री का कोण तो यहां 140 डिग्री का कोण आएगा। आपको ये समझना पड़ेगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो इसको थोड़ा सा मैं चेक करा दूं कैसे। ये थीटा तो ये 2 थीटा हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए हो गया। ये प्रूव करना है हमें, तो हम क्या करते हैं? यहां से एक लाइन खींच लेते हैं। खींच लिया, हर एक बच्चा देखेगा। मेरे बच्चों ये कोण हमने बोल दिया x और ये कोण हो गया y। बराबर बराबर नहीं बोल रहा हूं, याद रखिएगा। ये रेखा जो इसमें खींची जा रही है कोई जरूरी थोड़ी है कि इसको बराबर भाग में बांटेगी, इसलिए हमने नाम अलग अलग रखा है। कहीं कहीं बांटती है, कहां बांटेगी वो दिखेगा आपको आगे क्वेश्चन में, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये बराबर भाग में बटेगा। तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो मेरे बच्चों ये x है तो ये भी x होगा। आ रहा है समझ में? या चलिए स्पीकर को मिटाकर हम इसी में ये चीज समझा दें आपको। देखिए देखिए ध्यान से, ये हमने बोल दिया, ये हमने बोल दिया x, तो इसको x ना बोल के इसको क्या बोलिए? y। क्लियर है? मेरे बच्चों अगर ये x है तो क्या ये x होगा? बोलिए क्यों नहीं होगा? हमने आपको बताया है किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। मेरे बच्चों ये r है और ये भी r है, ये r है और ये भी r है। वृत्त की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? तो ये r है, ये r है, तो ये दोनों भुजाएं त्रिभुज में बराबर हो गई, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो इस r के सामने x है तो इस r के सामने भी x होगा। सेम वही प्रॉपर्टी यहां भी लगेगी। ये r तो ये भी r, तो इस r के सामने y है तो ये भी क्या होगा? y होगा। समझ में आ रहा है? अब सुनिए ध्यान से। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस तरीके का कहीं फिगर बना है, ध्यान से देखिए। ये y है, ये y है, तो मेरे बच्चों ये कितना आएगा? 2y। बताइए, ये y है, ये y है, तो ये कितना आएगा? 2y आ जाएगा कि नहीं? क्यों 2y आएगा? मैंने आपको यह भी प्रॉपर्टी पढ़ाया है कि त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये सब एक एक चीज दिमाग में रखेंगे तब तो काम बनेगा। ये y तो ये क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये y तो ये क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। मिटाइए इसको, फिर तो इसको हटाते हैं, r लिख देते हैं। ये r तो ये भी r, तो मेरे बच्चों ये y तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 2y, और ये x तो ये कितना होगा? 2x होगा।
तो ये कोण आ गया आपका x प्लस वाई, और ये कोण क्या आ गया बताइए, ये कोण आ गया आपका 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। हो गया दुगना, कर दिया प्रूव। यही मुझे प्रूव करना था। क्या मुझे बताना था, ध्यान दीजिएगा कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग या शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है, ये मुझे बताना था। तो मैंने ये चीज आपको दिखा दिया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग आगे थियरी लेकर चलेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट, इतने पर ही ब्रेक होगी, और कल तो छुट्टी है, हम परसों इस चीज को कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो आप लोगों को जितनी थियरी पढ़ाई गई है, देख रहे हैं, उसका यूज भी यहां कर दिया कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर, तो ये x है तो उसी के आधार पे ये भी x हुआ, क्योंकि ये रेडियस, तो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। सेम यही चीज इस ट्रायंगल में भी लग जाएगा, ये रेडियस तो ये y माने हैं तो ये भी y होगा। अब त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, उसका प्रयोग कर लिया। ये y है, ये y है तो ये 2y हो जाएगा, ये x है, ये x है तो ये 2x हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो देखिए ये पूरा x प्लस वाई हो गया योग, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा। हो गया दुगना, यही चीज मैं आपको बता रहा था। कोई डाउट? क्लियर है? चलिए आज की क्लास छोटी क्लास रहेगी। हाँ तो बच्चे ठीक है, गुड। कल प्रीति क्लास नहीं चलेगी, कल आपका ईद का फेस्टिवल है, तो कल आप लोग क्लास नहीं करेंगे। हो सकता मैं आऊं ये पढ़ाने के लिए। टाइपिस्ट को तो मैंने बुलाया है इसलिए कि आके अपना काम कंप्लीट कर दे, वो मेरा डीआई वाला काम कंप्लीट हो जाए, तो हो सके मैं डीआई की क्लास लूं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गुड नाइट। चीजों को रिवाइज करते रहिए, मिलूंगा मैं परसों। थैंक यू।